नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे सेशन में जहां पे आपके देश के रक्षा मंत्री जब दशहरे वाले दिन गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे एक सैन्य ठिकाने पर एक स्पीच देते हैं कि ये जो रास्ता है आपका सर क्रीक से कराची की ओर जाता है और पाकिस्तान, तुम वो दिन मत भूलो 1965 का जब हमारे देश की भारत की सेना तुम्हारी लाहौर के अंदर तक घुस गई थी। तो अगर ऐसे ही अपने सैन्य ठिकाने आप बढ़ाते रहे सर क्रीक के बॉर्डर पर तो कहीं ना कहीं ये भारत देश की सेना तुम्हारे कराची तक पहुंचने में समय नहीं लगाएगी, क्योंकि ये जो सर क्रीक का रास्ता है वो आपके जा रहा होता है कराची तक। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसा एक अहम मुद्दा जब देश के रक्षा मंत्री इस पर डिस्कस करते हैं तो ये मुद्दा चरमरा जाता है पाकिस्तान के अंदर और पूरे भारत देश के अंदर, क्योंकि अभी तो रिसेंट में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा नजर आ गया कि फिर से जहां पे पाकिस्तान को अंदर से एकदम पूरा खलबली मचा दिया। तो स्वागत है आपका एक ऐसे सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों एक अहम मुद्दे को। और क्या है ये अहम मुद्दा, सर क्रीक क्या है मुद्दा, इसको भी समझेंगे। क्यों राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री को इस बात को बोलना पड़ा कि अगर तुमने अपनी सैन्य ठिकाने इस तरीके से बढ़ाते रहे सर क्रीक के बॉर्डर पर और जिस तरीके से सैन्य की जो क्षमता है वो बढ़ाती जा रही है पाकिस्तान आपके सर क्रीक के बॉर्डर पर, उससे कहीं ना कहीं अगर कुछ भी ऐसे एक्शंस पाकिस्तान के द्वारा लिए गए, इन्फिल्ट्रेशन जो 2019 के बाद से हो रही है, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान अगर कुछ ऐसे एक्शंस लेता है तो आपका भारत देश डिसीजिव एक्शंस लेगा और ऐसे एक्शंस लेगा जिससे पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल के रख देगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, ज्यादा ना बोलते हुए इस सेशन के अंदर। और हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सर क्रीक है क्या। सर ये सर क्रीक बार बार आप बोल रहे हो, एक्चुअली है क्या। देखो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एलओसी, जिसको आप लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल जो बोलते हैं, जिसमें आपको पीओके का बोला आपका पार्ट नजर आता है, इसको आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ने जबरदस्ती उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अभी तक उस मुद्दे की लड़ाई थी, लेकिन ये जो मुद्दा है इसी तरीके से आपका एक क्रीक का मतलब क्या होता है, सर क्रीक क्यों बोलते हैं आप ऐसे समझिए, एक ऐसा नाला कह लीजिए या फिर ऐसा नदी के बीच का एक, नदी ना कहें बल्कि आप ऐसा कहें कि एक ऐसी लाइन जहां पे समुद्र का पानी जो है कभी कभी वहां भर जाता है हाई टाइड की वजह से, कभी कभी समुद्र का पानी जब जो लो टाइड आ जाता है तो आपका पानी निकल जाता है वहां से। तो है क्या, एक ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर बेसिकली अगर हम लोग यहां देखें तो ये एक ऐसा एक नैरो स्ट्रिप बॉडी है वाटर, ये एक तरीके की वाटर स्ट्रिप बॉडी है जो कि आपको देखने को मिलती है, कभी इसके अंदर पानी भरा रहेगा कभी नहीं भरा रहेगा। और ये है अरेबियन सी, इस साइड मान लीजिए अरेबियन सी है। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये जो नैरो बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी है स्ट्रिप, इसी की मेन लड़ाई है और इसी को बोलते हैं क्रीक। इसको क्या बोलते हैं, क्रीक। पहले इसको बोला जाता था आपका बाढ़ गंगा, पहले इसको बोला जाता था बाढ़ गंगा, ठीक है बेटा, पहले इसको बोला जाता था बाढ़ गंगा पहले बोला जाता था। लेकिन जब एक आपके जो ब्रिटिशर्स, पहले हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, और ये पहले पूरा जो हमारा देश का जो मैप देखते हो आज, वो पहले ब्रिटिशर्स के टाइम 1947 से पहले कुछ अलग था, आप लोग सभी जानते हैं। उसमें हमने देखा था कि पहले पूरा ये जो गुजरात वाला एरिया, पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया और राजस्थान और इधर जो पूरा एरिया था पाकिस्तान का जो बॉर्डर देखने को मिलता था, ये पहले आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था, आप सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद जब 1947 के बाद हमारा भारत देश आजाद होता है, तो 1947 में भारत देश के आजाद होने के बाद जो है आपका ये एरिया जो है डिवाइड हो जाता है और ये एरिया बन जाता है पाकिस्तान का सिंध वाला रीजन, और ये एरिया बन जाता है गुजरात का कच्छ का रीजन, जिसको आप गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से भी जानते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा 1914 में हुआ क्या कि 1914 के अंदर एक ऐसी संधि हुई जिसको आप बॉम्बे गवर्नेंस रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप सभी लोग याद रखेंगे, बॉम्बे गवर्नेंस रिजोल्यूशन। ये जो
आज पाकिस्तान कह रहा है ना कि भैया हमारा जो सर क्रिक वाला एरिया है वो पूरा का पूरा जो है वो हमारा एरिया है, ऐसा पाकिस्तान खुद के लिए क्लेम करता है। लेकिन क्या सच में ये एरिया पाकिस्तान का है या नहीं है, ये पाकिस्तान बोलता किस आधार पे है? तो 1914 के अंदर जो है एक बॉम्बे गवर्नेंस रेजोल्यूशन हुआ था जिसके अंदर एक ग्रीन लाइन बनाई गई थी, ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन है, आपको मैं सही बताऊं तो ये जो आपको रेड यहां पे दिख रहा है ना, रेड रेड वाला, एक्चुअली में सर क्रिक का रीजन यही है, यही सर क्रिक का रीजन है। तो होता क्या है, जैसे आप सभी को मैं यहां पे समझा दूं, ये जैसे मान लीजिए ये सर क्रिक का रीजन है, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट जो है आगे को अगर देखेंगे ना तो यहां पे एक ग्रीन लाइन है, तो ये ग्रीन लाइन वाला पार्ट जो है वो भारत देश के अंदर, इतना जो पार्ट है ना वो बेटा भारत देश के अंदर है। तो पाकिस्तान कहता है कि ग्रीन लाइन तक जो है मेरा पूरा एरिया है, ऐसा 1914 के बॉम्बे गवर्नेंस रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन है। लेकिन शायद ये इस बात को भूल गया है कि 1925 में दोबारा से इस पर बैठक हुई थी, इसी सर क्रिक रीजन के लिए दोबारा से बैठक हुई थी। और बैठक होने के बाद एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया था जिसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर गया और कुछ हिस्सा जो है वो आपके हिंदुस्तान के अंदर आया। और जो ये लाइन ड्रॉ किया गया पूरे सर क्रिक के अंदर, इस लाइन को हम बोलते हैं थाल वेग। क्या बोलते हैं इस लाइन को? थाल वेग। तो ये जो थाल वेग प्रिंसिपल के आधार पर जो है भारत इस बात को क्लेम करता है कि ये जो ग्रीन वाला रीजन जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ये कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है। अब सर ये दोनों लड़ाई है किस बात की? क्या सिर्फ पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं, मुद्दा कुछ और है। आपको मैं समझाता हूं। यहां का जो लोकेशन है वो काफी रिच नेचुरल रिसोर्सेज का लिए माना जाता है। आप सभी को मैं बता दूं, अगर बाई चांस अगर मैं आपको यह बता दूं ये लड़ाई मुद्दा है किस चीज का, तो आप सभी को मैं बता दूं ये जो आपका रीजन है, अब जैसे मान लो पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हमारा ना ग्रीन वाला क्षेत्र हमारा ही है, फॉर एग्जांपल ये कह रहा है, तो होगा क्या, यहां से जो ये वाला रीजन है इतना कह रहा है पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। सॉरी ये नहीं बल्कि ये कह रहा है, ये तो हिंदुस्तान कह रहा है ऐसा, ठीक है। आप सभी को मैं समझा दूं, यहां से पाकिस्तान कह रहा है कि ये वाला जो यहां तक रीजन है वो हमारा है, और भारत कह रहा है नहीं नहीं भैया पाकिस्तान का रीजन सिर्फ यहां तक, इस लाइन तक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है अगर पाकिस्तान यहां तक ले लेगा तो कहीं ना कहीं भारत का ये वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के हिस्से में चले जाएगा। और भारत कह रहा है नहीं भैया इतना रीजन जो है ये आपका यही पाकिस्तान के इधर है। और धीरे धीरे इसी की वजह से जो है पाकिस्तान अपनी सेनाओं को यहां पे बिल्डअप करते जा रहा है, यहां पे सेनाओं को डिप्लॉय करते जा रहा है, चाहे फिर वो सर्वेलेंस हो, मिसाइल्स हो, अलग अलग चीजें वो डिप्लॉय कर रहा है। आप सभी को बता दूं ये रीजन बड़ा ही रिच रीजन है नेचुरल रिसोर्सेस और लोकेशन वाइज। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर एशिया की सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें फिशिंग, एशिया की फिशिंग और अलग अलग तरीके की यहां पे फिश पाई जाती हैं, और फिशिंग के लिए बहुत ही रिच क्षेत्र माना जाता है ये एरिया के लिए। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इसी एरिया में जो है ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स भी यहां पे मिल सकते हैं अगर यहां पे खोजा जाए। तो आप समझ सकते हैं अगर ऑयल और गैस रिजर्व जो है आपके इस रीजन में पाए जा रहे हैं, यहां पे जो बायो आपका हाइड्रोकार्बन एनर्जी जो है यहाँ पे बगल में आपका अरेबियन सी है, हाइड्रोकार्बन एनर्जी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती है, आपके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स यहाँ पे खोजे जा सकते हैं, आपका यहाँ पे जो है फिशिंग पूरे एशिया का जो है प्रशांत पूरा यहाँ पे फिशिंग सेक्टर के लिए जाना जाता है। तो आप समझिए इतने रिच सेक्टर के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात लड़ाई होगी कि भैया ये हमारे हिस्से में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इस मुद्दे को लड़ाई कर, इस यही एक मुद्दा है जो मेन पाकिस्तान चाहता है कि ये वाला रीजन हमें मिल जाए और ये ग्रीन वाला एरिया हमारा है, ऐसा ये 1914 के रिजोल्यूशन की बात करता है। लेकिन 1925 के अंदर जो है सिंध के जो ऑफिशियल्स हैं और हमारे देश के जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और रेजोल्यूशन पास होता है कि हमारे इनके बीच में एक नया मैप तैयार किया जाता है जिसमें थालवेग प्रिंसिपल या फिर कह लीजिए थालवेग लाइन का ड्रॉ किया जाता है। वो थालवेग जो लाइन है वो आपके सर क्रिक के बीचों बीच डिसाइड किया जाता है, एकदम बीचों बीच डिसाइड किया जाता है, मतलब इधर वाला हिंदुस्तान और इधर वाला पाकिस्तान। लेकिन अब भैया ये कह रहे हैं कि थालवेग नाम का कोई प्रिंसिपल होता नहीं है। थालवेग का बेसिकली मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। थालवेग एक ऐसा
आप समझिए एक ऐसा बीच का लाइन होता है जहां पे नेविगेशन करना आसान होता है। नेविगेशन का मतलब यहां पे इजीली तरीके से बोट चलाए जा सकते हैं, शिप्स का आना जाना हो सकता है ना। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि यहां तो दलदल है, ठीक है, यहां पे तो बोट और नाव ये सब चलाई नहीं जा सकती, यहां पे तो नॉन नेविगेबल है। लेकिन भारत कहता है इसी बात पे ये तुम्हारी सोच है, ये हमारी सोच कुछ और है, हम अपने सोच के अकॉर्डिंग चलेंगे, तुम्हारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो ये मेन मुद्दा है। तो आप सभी को उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। ये रहा सर्करिक का मेन डिस्प्यूटेड एरिया जो आप सभी लोग अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो ये जो बीच वाला लाइन है ना, रेड वाला लाइन, एक्चुअल में यही थालवेग लाइन है, ये ध्यान रखिए, इसी को थालवेग लाइन बोल रहे हैं हम। और इसके जो इधर वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो ऐसे डैश वाला दिख रहा है, ये डैश वाला अब पाकिस्तान कह रहा है पूरा मेरा जो रास्ता है वो यहां तक है, और भारत कह रहा है भैया देखो बीच में जो थालवेग प्रिंसिपल है, इस थालवेग से डिसाइड होता है कि थालवेग किधर तुम्हारा है और थालवेग के बाद हमारा है, ठीक है। और इसका जो सर क्रिक का वो है, जो मुंह है, वो आपके इधर खुल जाता है, आपके अरेबियन सी की तरफ। इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आपका और भी रिच सेक्शन बन जाता है लोकेशन वाइज अगर हम बात करें। तो उम्मीद करता हूं ये सारा मुद्दा समझ में आ गया होगा। और ये पार्ट है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आपका सिंध रीजन है और इधर आपका भारत का गुजरात का कच्छ वाला रीजन है। गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें, गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है बटा ही है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका बटा हुआ है गल्फ ऑफ कच्छ में, और नीचे वाला गल्फ ऑफ खंबात के रूप में बटा हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे, आपने ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा डिस्प्यूट आपको समझ में आया होगा 1914 का। और फिर उसके बाद आप सभी को मैं बता दूं, 1914 के बाद ये रूल चलता रहा आपका। 1925 में आया, रिजोल्यूशन पास हुआ। फिर उसके बाद भी 1965 में जब लड़ाई, इंडो पाक की लड़ाई हुई, उसमें भारत देश की सेना लाहौर तक घुस गई थी। और उस बात को याद दिलाते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर ऐसे ही तुम अपनी सेनाएं सरक्रिक के बॉर्डर पे बढ़ाते रहे तो ज्यादा दूर नहीं है आपका कराची, जैसे हमारे देश का आर्थिक कैपिटल माना जाता है, आर्थिक राजधानी माना जाता है हमारे देश के महाराष्ट्र या फिर कह लीजिए मुंबई शहर को, इसी तरीके से पाकिस्तान का एक शहर है कराची। और आप सभी को मैं बता दूं, वो कराची जो है सर क्रिक से मात्र 200 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? मात्र 200 किलोमीटर दूर है। और जो सर क्रिक का पूरा रीजन है, ये सर क्रिक का रीजन मात्र आपके 96 किलोमीटर का, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सिर्फ 96 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो टच करता है ये आपका सर क्रिक का बॉर्डर। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। और ये 1947 से 1965 तक ये पार्टीशन के बाद भी ये टेंशन बना ही रहा। और फिर 1968 के अंदर आपको एक फिर से ट्रिब्यूनल जो है वो पास किया जाता है आपके एग्रीमेंट के बाद, जो है आपका, ये आप लोगों को याद होगा 1965 के बाद एक 1968 में फिर से एक ट्रिब्यूनल जो है वो पास किया जाता है। और ये जो इंडो पाक वेस्टर्न बाउंड्री ट्रिब्यूनल है, ये पास होने के बाद भी जो है रण ऑफ कच्छ के बाद भी ये पता चलता है कि जो 90% हिस्सा है वो भारत देश के अंदर आएगा, आपकी रण ऑफ कच्छ की जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें सिर्फ 10% जाएगा इस रण ऑफ कच्छ का। तो ये कहीं ना कहीं इस पर पाकिस्तान और भी ज्यादा चरमरा गया और फिर ये आपका वॉर चलता रहा और ये मुद्दा चलता रहा। लेकिन आज तक 12 राउंड इस पे बैठक हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई भी रिजोल्यूशन आज तक नहीं मिल पाया है। और फिर 2019 से सितंबर के बीच में से ये पाकिस्तान अपनी सेना की जो है डिप्लॉयमेंट इस बॉर्डर पे बढ़ाते गया है। और 21-22 की बात करें, ये बढ़ता रहा है, चाहे वो 65 की बात करें, 68 की बात करें, 14 की बात करें, ये पूरा मुद्दा बहुत बार ये बैठक हुआ, लेकिन इस पे कोई भी आज तक कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया है भारत के द्वारा। और पाकिस्तान इस बात को चाहता है कि इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाया जाए। लेकिन इसी तरीके से जो हमारा देश कहता है कि भैया आज भी हम लोग बातचीत के मुद्दे को ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा हाथ गोड़ ना तोड़े, तुम्हें भैया आराम से प्यार से समझाया जा सके, इसलिए आप आइए बातचीत करके इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज तुम दूसरा रास्ता अपनाओगे। बाकी हम तुम्हारा इतिहास भूगोल बदलने के लिए हैं, यहां पे काबिल हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उस समय जो आपका नॉर्दर्न सेना की बात करें, चाहे फिर जो आपका सर्किरिक वाले एरिया पे है, चाहे फिर वो आपके ईस्टर्न सेना की बात करें, चाहे फिर वो आपका सदर्न सेना की बात करें, सारे मिलिट्री तैयार थे, बस उनको एक ऑर्डर देना था।
ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी गलत हरकत करी थी, यहां के लोगों पे ड्रोन चलाने का प्रयास किया था। वो तो हमारे देश की सेना की डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है, S-400 और आकाश जैसे ऐसे डिफेंस मिसाइल्स हैं कि उनके ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया। अदरवाइज इन्होंने, इतने ये लोग बदतमीज थे कि इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे देश के सिविलियंस के ऊपर वॉर करने का प्रयास किया था। चाहे फिर राजस्थान का आपके जैसलमेर हो, चाहे फिर आपका जोधपुर हो, आप सभी को याद होगा सैकड़ों इन्होंने ड्रोन भेजने के प्रयास किए जो कि आपके टर्की के द्वारा इन्होंने लिए थे। तो ये चलते भई भिखारी एक नंबर के लेते दूसरों से हैं और लेने के बाद फिर वो सिविलियंस को मारने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है, हमारे देश की इंटेलिजेंस ने भी इस बात को एश्योरिटी दी थी। एक बार स्पीच में कहा था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस समय हमारे देश में एक इंटेलिजेंस ने कहा था कि जो कसाब ने एंट्री करी थी आपके देश के अंदर, जो वॉर हुआ था आपके मुंबई के अंदर, उसमें इन्होंने इसी बॉर्डर का इस्तेमाल करके, सर क्रिक वाला जो बॉर्डर है इस्तेमाल करके जो है ये आए थे। एक्चुअली देखो थोड़ा सा ना मुद्दा समझिए यहां पे क्या है। जो सर क्रिक वाला मुद्दा है वो रन ऑफ कच्छ की बात करें तो धीरे धीरे वो ना वो आपके राजस्थान के बॉर्डर को भी टच करता है। तो ऊपर राजस्थान के बॉर्डर को टच करता है तो कहीं ना कहीं जो डेजर्ट वाला पार्ट है कुछ हिस्सा आ जाता है उसके अंदर। इसकी वजह से वो जो क्षेत्र है बहुत दलदली क्षेत्र बन जाता है, और दलदली क्षेत्र में आर्मी को डिप्लॉय करना, जैसे हमारे देश का जो है वो उस क्षेत्र के अंदर डिप्लॉय करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही घातक होता है, और वहां पे रेगुलर डिप्लॉयमेंट होना बड़ा ही मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे इन्फिल्ट्रेशन है, मतलब कि पाकिस्तान के जो ऐसे कुछ आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं एंटर करने के लिए, और इसी वजह से हम लोग एकदम तैनात रहते हैं। और इसी वजह से हमारे देश के राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि भैया तैयार रहना, अगर तुमने कुछ गलत एक्शन लिया तुम्हारा हम इतिहास भूगोल बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हुए हैं। तो ये मेन मुद्दा है, आप सभी को इस बात को समझना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। हम जो है हम बात करते हैं आपके पैराग्राफ 10 की, क्योंकि जो इंडिया बात करता है कि 1914 का पैराग्राफ 10 की बात करता है कि इसके तहत जो है ये एक सरक्रिक, एक नेविगेबल है, पूरे आपके सरक्रिक का जो रीजन, नेविगेबल का मतलब जहां पे वो रूट चल सकते, रूट आपके बोट और जो है वहां के आपके मतलब शिप से चलाए जा सकते हैं, सामान इधर उधर से लेके आया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान थालवेग नाम का कोई चीज प्रिंसिपल मानता ही नहीं है, और ये कहता है कि सर क्रिक एक जो है नॉन नेविगेबल या नॉन टाइडल वाटर बॉडीज है, मतलब यहां पर जो है कुछ भी नेविगेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये ऐसा पाकिस्तान मानता है। पढ़ा लिखा है नहीं तो कहां से कोई चीज बता पाएगा कि एक्चुअल में है क्या मुद्दा। ठीक है, तो ये रहा सरकरी का, और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहे तो आप समझ सकते हैं यहां से कि ये है वो सरकरी का बॉर्डर, और ये जो ये डॉट 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 दिख रहा है ये थालवेग लाइन है। इसी थालवेग लाइन को पाकिस्तान मान ही नहीं रहा, पाकिस्तान कह रहा है हमारा ये वाला पूरा रीजन है, यहां से लेके पूरा रीजन इधर वाला है। ठीक है, और हम कह रहे हैं नहीं भैया हमारा यहां तक है। तो बस ये मेन लड़ाई है, लैंड 2 हमारा है, लैंड 1 ये जो है पाकिस्तान का है। आप सभी लोग उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब इसका इंपैक्ट और इंपोर्टेंस क्या है सर क्रिक का, आप सभी को मैंने बता दिया कि ये ऑयल एंड गैस रिजर्व के लिए जाना जाता है, और कहीं ना कहीं जो है फिशिंग और लाइवलीहुड के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो बॉर्डर लाइन है आपके इसकी अगर हम लोग बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो बॉर्डर लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की बात करें, मतलब अप्रॉक्स 370 किलोमीटर की बात करें, तो कंट्री की कोस्ट तक जो है वो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये अरेबियन सी का वो एरिया है जहां पे कहीं ना कहीं लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्स जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और वो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही रिसोर्सेस एक कंट्री के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप सभी को मैंने रिजर्व्स के बारे में बताया, ऑयल के बारे में बताया, गैस के बारे में बताया, और साथ ही साथ आपको मैंने फिशिंग के लिए भी वहां पे एक रिच सेक्शन वाला मैंने एरिया बताया था। और ये मैंने बताया था कि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो किसी भी देश की जो कोस्ट सीमा है वहां तक 200 नॉटिकल माइल तक ये जो है माना जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्या रीजन रहा धमकी देने का, कह लीजिए वार्निंग देने का हमारे देश के रक्षा मंत्री के द्वारा पाकिस्तान को, वो सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां पे हमें टेरर अलर्ट का कहीं ना कहीं हमें जो पॉइंट है वो नजर आता है, एक इंडिकेशन जो है वो नजर आता है। क्योंकि जैसे हमने बोला ना कि हमारी इंटेलिजेंस टीम ने इस बात को देखा था कि कसाब ने किस तरीके से हमारे देश के अंदर टेररिज्म को बढ़ाया था, वो इसी बॉर्डर से माना जाता है कि वो एंटर किया था हमारे देश के अंदर। इसीलिए जो है ये
साउथ इंडिया के लिए एक टेरर अटैक के लिए जो है ये एक इंडिकेशन माना जा रहा है। इस वजह से आपका ये मुद्दा और भी ज्यादा अहम बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये मुद्दा ये सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, और नहीं सॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं हमें जवाब देना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि यहां पे दिन पर दिन पाकिस्तान जो है ना भाई, वो आपका धीरे धीरे जो है वो बढ़ाता जा रहा है। चाहे फिर वहां बात करें, आपको मैंने यहां पे लिखा भी था, पाकिस्तान ने धीरे धीरे, यहां पे आप सभी को मैं बता दूं, इसका मेन इंटेंशन ही यही है कि आप ये जो जब आपका वो दे रहे थे आपके पाकिस्तान के अंदर कह रहा हूं, वो जो स्पीच दिया था भुज के अंदर, यहां पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अपने बटालियंस, कोस्टल डिफेंस बोट्स, मैरीन असॉल्ट्स और साथ ही साथ नवल शिप्स पोस्ट, ये बहुत सारी चीजें जो क्राफ्ट्स हैं इसने यहां पे पाकिस्तान ने यहां पे डिप्लॉय किए थे, जिसकी वजह से ये मुद्दा और भी अहम बन गया था। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं सारी चीजें एक एक पार्ट जो है आपको बढ़िया से क्लियर हो पाया होगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर की आप सभी की क्लास होती है, उसको देखने के लिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको मैं एक बात को फिर से बोल रहा हूं, आप इस सेशन को देखने के लिए कम से कम नहीं तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से सारी चीजें चल रही हो तो एटलीस्ट 1 वीक सेशन को जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, क्या हमें पाकिस्तान का ये सिंध वाला रीजन अपने देश के अंदर ले लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।